हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं दीपक सिंह पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम पढ़ने वाले हैं हिंदी आदि से अंत तक। और ये सब्जेक्ट आपके एमपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीएससी, एमपीएसआई, यूपीएसआई, बिहार एसआई, यूपी टेट, बिहार टेट, एमपी पटवारी और अदर सभी एग्जामों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस सब्जेक्ट का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे आदि से अंत तक। और इसकी आज से हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत करने वाले हैं हम वर्णमाला से। शुरुआत हम करने वाले हैं वर्णमाला से। अब वर्णमाला होती क्या है? तो वर्णमाला है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब व्यवस्थित समूह कैसे कि हम शुरुआत करते हैं अ, ई, उ, एक क्रमबद्ध तरीके से रहता है। ऐसा तो है नहीं कि का के बाद पा आ जाता है, चा के बाद ता आ जाता है, एक क्रम होता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। और हम ये हिंदी भाषा के अंतर्गत अगर हम पढ़ रहे हैं तो भाषा की यहाँ पे सबसे पहले हमको इकाइयाँ देखनी बहुत ज़रूरी है। इकाइयाँ क्या है? जिससे हम और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये भी एक इकाई के माध्यम से ही हम समझ पा रहे हैं। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है, जिससे हम और आप एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है? वाक्य है। वाक्य से छोटा क्या होता है? तो वाक्य से छोटा क्या होता है? उपवाक्य। वाक्य से छोटा क्या होता है? उपवाक्य होता है। उपवाक्य कैसे? जैसे राम आता है और गाना गाता है, तो जहाँ पे और, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि संयोजक या अवयवों का जो हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे उपवाक्य जुड़ते हैं। तो वाक्य से छोटा क्या होता है? उपवाक्य होता है। उपवाक्य से छोटा क्या होता है बताइए जरा? तो उपवाक्य से छोटा होता है पदबंध। उपवाक्य से छोटा क्या होता है? पदबंध। अब ये पदबंध क्या है? अब पदबंध को अगर समझना है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, है घोड़ा दौड़ता सड़क पर। अगर यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो शब्द क्या है? बिखरे हुए हैं। अगर यहाँ पे हम किसी से कहें कि इस सेंटेंस को अगर आप पढ़िए तो कुछ लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि घोड़ा सड़क पर दौड़ता है, कोई कहेगा दौड़ता है सड़क पर घोड़ा, कोई कहेगा सड़क पर है दौड़ता घोड़ा। तो लोग अलग अलग हिसाब से पढ़ेंगे। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि घोड़ा सड़क पर दौड़ता है, अब ये अगर हम कहें किसी को पढ़ने के लिए तो कोई भी आकर अगर पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। क्यों? इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो शब्द हैं ये क्या है? बिखरे हुए हैं। और यहाँ पे शब्द जो है वो क्या हुए हैं? बंधे हुए हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब हम इसको आगे देखें कि यहाँ पे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस वाक्य में कितने शब्द हैं? इस वाक्य में कितने शब्द हैं? तो नॉर्मली हम कह देंगे कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5। इस वाक्य में कितने शब्द हैं? 5 शब्द हैं। बड़ा इजी है बताना। और यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। गलत क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपसे सवाल ही गलत पूछा। यहाँ पे मैंने आपसे सवाल ही क्या पूछा है? गलत। क्यों? क्योंकि ये शब्द ना कह के क्या कहलाते हैं? पद। अब शब्द और पद की अगर बात करें तो शब्द और पद एक ही हैं, बस इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। शब्द जो स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और वे शब्द जो वाक्य में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पद कहते हैं। वे शब्द जो वाक्य में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पद।
तो इस वाक्य में शब्द ना हो के वो क्या है, पद है। और अगर बात करें इन दोनों में, तो पद यहाँ पे देखें तो बिखरे हुए, और यहाँ पे पद जो है क्या हुआ है, बंधा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पद अगर बंधे होंगे तभी तो सही तरीके से समझ में आएगा। तो उपवाक्य से छोटा क्या होता है, पदबंध। पदबंध से छोटा क्या होता है, पद, या इसी को अपन कहते हैं क्या, शब्द। शब्द से छोटा क्या होता है, अक्षर। और अक्षर से छोटा होता है वर्ण। अक्षर से छोटा क्या होता है, वर्ण। अगर हम इसको उल्टा चलें तो वर्णों से ही मिलकर क्या बनता है, अक्षर। अक्षर से ही मिलकर बनता है पद या शब्द। और जब पद बंधे होंगे तो उससे निर्माण होगा किसका, उपवाक्य का और वाक्य का। लेखन की बात अगर हम करें तो लेखन में वर्ण लिखते हैं हम, लेकिन सबका एक उच्चारण होता है। उच्चारण में बात करें हम ध्वनि, सबकी अलग अलग क्या होती हैं, ध्वनियाँ होती हैं। तो वर्ण या उच्चारण में अगर देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। तो याद रखेंगे कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य, उससे छोटा उपवाक्य, उससे छोटा पदबंध, पदबंध से छोटा पद या शब्द, इससे छोटा अक्षर, अक्षर से छोटा वर्ण या ध्वनि। क्लियर है बात, इतनी क्लियर है ना। चलिए अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। अब हम बात करते हैं क्या, वर्णमाला की। तो वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में अगर बात करें तो वर्णों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि अब वर्णमाला तो है, और ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये आपको याद करना ही है ना। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। सरकारी नौकरी लेनी है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, और ये आपको याद करना ही है। इसका कोई शॉर्टकट या कोई ट्रिक नहीं है, और मैं आपको कोई ट्रिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ। एकदम डिटेल से विस्तृत से पढ़ेंगे और इत्मीनान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्णों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे वर्णों की संख्या कितनी है, 52। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ठीक है, अगर अब आप इनको गिनेंगे तो कितने हैं, जरा गिनिएगा। ठीक है, इनको गिनिएगा, और मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर वर्णों की संख्या कितनी है, 50 है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती कितनी है, तो 52 होती है, और मैं खुद कह रहा हूं कि यहां कितनी लिखी हुई है, 50 लिखी हुई है। तो यहां पे बताइए कि मैंने कौन सा वर्ण छोड़ दिया। ठीक है, ज़्यादा हो तो 1 मिनट का वीडियो रोकिएगा, फिर सोचिएगा, फिर देखिएगा कि कौन सा छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ा मैंने कुछ नहीं है, छोड़ा मैंने कुछ नहीं है। इनकी संख्या अगर बात करें तो कितनी है, 50 है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक डा आपने इस तरीके से देखा होगा, एक डा आपने इस तरीके से देखा होगा, और एक और डा ऐसा देखा होगा ना। तो ये 50 और ये 2 मिलकर होते हैं क्या, 52। ये 50 और ये 2 मिलके होते हैं 52। और डा और ढा को क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन। क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेता कि द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं डा और ढा। अब द्विगुण व्यंजन नाम से ही डेफिनेशन समझ में आ रही है कि जो 2 गुणों को प्रदर्शित करे उन्हें ही हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो इसमें अगर पहला गुण अगर बात करें तो इनसे शब्द की शुरुआत होती है तो नीचे बिंदी नहीं आती, नीचे बिंदी नहीं आती। अगर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ढोलक, डमरू, आई बात समझ में। अगर नीचे बिंदी अगर हमने लगा दी तो समझ लीजिए कि ये वर्तनी क्या हो गई है, अशुद्ध। यहाँ पे वर्तनी क्या हो गई है, अशुद्ध हो गई है। यहाँ पे ये नहीं समझिएगा कि एक बिंदी से क्या ही फर्क पड़ेगा, नहीं भाई, हिंदी में फर्क पड़ता है।
ठीक है, और हमको यहाँ पे हिंदी में नंबर स्कोर करना है, और ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्कोर करेंगे, और ये मैं गारंटी देता हूँ कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इजीली 90 से 95% स्कोर इसमें कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया पहला गुण। दूसरा गुण क्या कहता है कि इन शुरुआत के बाद, दूसरा क्या कहता है कि शुरुआत के बाद कहीं भी आए तो नीचे बिंदी आती है। ठीक है, जैसे मेढक, सड़क, पेड़, आई बात समझ में। और यहां मैं आपसे 90 से 95% कह रहा हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा 100%, वो आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कितना ले रहे हैं। आई बात समझ में। तो द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं कि अगर इनसे शब्द की शुरुआत होती है तो नीचे बिंदी नहीं आती है, शुरुआत के बाद ये कहीं भी आए तो नीचे बिंदी आती है। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या भी अपन ने देख ली, कितनी, 52। आई बात समझ में, क्लियर है बात इतनी, ठीक। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 52। अब वो कैसे 52 हुए ये हमने देख लिया। अब अगर हम बात करें तो इनको कहा जाता है क्या, स्वर। इनको क्या कहा जाता है, स्वर। और इनको क्या कहा जाता है, व्यंजन। इनको क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। तो याद रखना, आ से लेके ये यहाँ तक स्वर अपन कह दें, और का से लेके स्रा तक व्यंजन। बहुत इजी वे में अगर हम बात करें तो क्लियर है। अब यहाँ पे दूसरा जो सवाल बनकर निकलता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर के डेफिनेशन कितने हैं। तो स्वर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो स्वर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो स्वर की डेफिनेशन तो हो गई। अब बात करें अगर स्वरों की संख्या कितनी, तो कई बुकों में, अच्छा कई बुकों से याद आया आपको बता दूं कि वर्णमाला में कई बार वर्णों की संख्या बोल देता है। तो कई जगह आपने 54 भी पढ़ा होगा, 56 भी पढ़ा होगा, 44 भी पढ़ा होगा और 52 भी पढ़ा होगा। तो यहाँ मैं बता दूं कि बच्चे यहीं पे कहते हैं कि अरे 54 दिया, 44 दिया, एक नया डेटा मिल गया है, इसको बुक खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपसे अगर पूछ रहा है वर्णमाला में वर्ण कितने, तो 52 ही है, ना 54, ना 56, ना 44। आई बात समझ में। अब यहाँ पे ये बात क्यों याद आई, तो स्वर से रिलेटेड याद आ गई कि स्वरों की बात करें तो स्वरों की संख्या पूछता है। तो कई बुकों में मिलता है लेखन के आधार पर 13, उच्चारण के आधार पे 10, कई जगह 11 भी मिलता है। तो सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। ठीक है, स्वरों की संख्या, चाहे वो आपसे लेखन के आधार पर पूछे, चाहे वो आपसे उच्चारण के आधार पर पूछे। आई बात समझ में। अब कैसे, तो देखते हैं कि ये स्वर की सहायता से तो बोले नहीं जाते हैं। स्वर जो है वो किसी की सहायता से बोले नहीं जाते हैं। अब बात करें तो ये स्वर यही है, अम और आहा, यही है स्वर, है ना। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये जो है अम और आहा, अम और आहा, ये कंबाइन रूप से क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। ये क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। पहली चीज याद रखना, आपसे एक सिंपल सा पूछता है कि अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, तो वो होते हैं अम और आहा। ठीक है, ये काउंट नहीं होता है। स्वर अगर आपसे पूछे तो 11 ही है, एथेंटिकल बात करें तो 10 है,
लेकिन एग्जामिनर बोर्ड क्या मानता है हम तो उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो स्वरों की संख्या 11, चाहे वो लेखन के आधार पर पूछे, चाहे वो उच्चारण के आधार पर पूछे या नॉर्मल पूछे, ठीक है, ये दोनों काउंट नहीं होते हैं। ये लोग क्या कहलाते हैं? अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। प्लस ये ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन, ये ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन। ये कहा है किसने? तो ये याद रखना, ये कहा है किसने? पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। ये किसने कहा है? पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है कि ये ना स्वर है ना व्यंजन है, ये अयोगवाह वर्ण है। प्लस ये स्वर की सहायता से, ये स्वर की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं, ठीक है, ये स्वर की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं। क्लियर है? तो अयोगवाह से रिलेटेड अगर आपको मेंस के हिसाब से देखें 3 नंबर का आया तो बहुत इजी वे में हम लिख सकते हैं। आई बात समझ में? ऑब्जेक्टिव के लिए तो अपन देख ही रहे हैं। इनको याद रखेंगे कि ये जो अम है इसको कहा जाता है क्या? अनुस्वार। क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल का क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? विसर्ग। इसको क्या कहा जाता है? विसर्ग। आई बात समझ में? अब इनको काउंट क्यों नहीं करते हैं ये अब समझिएगा। इसको हम क्या पढ़ते हैं? अम। और अनुस्वार जो है वो ये बिंदी है और इसका उच्चारण क्या होता है? माँ का उच्चारण होता है ना। और इसका उच्चारण करने के लिए अगर लिखने की बात करें तो यहाँ पे हम किसका लिख रहे हैं? आ लिख रहे हैं ना। आ की सहायता से लिखा जा रहा है। स्वर की डेफिनेशन क्या है? जो स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे ये किसकी सहायता से लिखा जा रहा है? ये आ की सहायता से लिखा जा रहा है। अगर हम बात करें विसर्ग की तो ये विसर्ग है और इसका उच्चारण होता है हा, होता है ना। तो अगर अभी लेखन की अगर हम बात करें तो ये विसर्ग लिखने के लिए हमें यहाँ पे किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? आ की सहायता लेनी पड़ रही है। उच्चारण की अगर बात करें इसका उच्चारण आ का, अम का क्या होता है? माँ का होता है। अगर हम सिर्फ माँ बोले तो हमने तो व्यंजन बोल दिया। तो इसका सही उच्चारण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अम बोलना पड़ेगा ना, अम। तो यहाँ पे उच्चारण में भी देखें तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? ये आ की सहायता लेनी पड़ रही है। विसर्ग उच्चारण होता है किसका? हा का, अह। तो यहाँ पे भी हमें किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? ये आ की सहायता लेनी पड़ रही है। तो इसीलिए ये आ की मतलब स्वर की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं, तो इसलिए हम इनको स्वर नहीं कह सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई है? 11। ठीक है। कौन से काउंट नहीं होते हैं? तो अम और आहा काउंट नहीं होते। क्लियर है बात इतनी? ठीक। लिखे भले यहां पे देखा जाए तो 13 है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है तो भैया 11 है। अब अगर हम बात करें कि व्यंजन की संख्या कितनी, व्यंजनों की संख्या कितनी, तो तुरंत दिमाग में आएगा कि वर्णमाला में वर्ण कितने? 52। स्वर कितने? 11। दो वो अम और आहा, तो 13 तो है। तो 52 में से 13 माइनस कर दिया, आंसर क्या हो गया हमारा? 39 हो गया ना, 39। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 39। और यहां पे हमारा आंसर हो गया गलत। यहां हमारा आंसर क्या हो गया? गलत। अब क्यों गलत हो गया तो थोड़ा समझिएगा। ये जो आप वर्ण देखते हैं ना, कौन कौन से? ये छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये जो आप देखते हैं इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो 2 या 2 से अधिक, अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन की डेफिनेशन क्या होगी? देखिए हिंदी में अगर आपको स्कोर करना है तो सिर्फ 2 चीज़ों को आप बना लीजिए। क्या? एक डेफिनेशन हमको याद होनी चाहिए, परिभाषा, और दूसरे प्रकार। अगर 2 ये चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आपके कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होंगे, आपकी गलती की गुंजाइश ना के बराबर होगी।
तो संयुक्त व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है कि जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं या निर्माण होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। आई बात समझ में? आपको यहां पे बता दूं कि वर्णमाला में भले हम इनको लिखते हैं लेकिन इनका अस्तित्व है ही नहीं, इनका अस्तित्व है ही नहीं। हिंदी शब्दकोश इन द सेंस डिक्शनरी में ये वर्ण है ही नहीं। जैसे मैं आपसे बात कहूं ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बताइए, तो आप बहुत अच्छे से कह देंगे कि सर ये क्या लिखा हुआ है, कसेतर लिखा है ना। तो ये कसेतर नहीं लिखा है भाइयों, ये क्या लिखा हुआ है, क्षेत्र। ये क्या लिखा हुआ है, क्षेत्र लिखा हुआ। अब कैसे लिखा हुआ है देखिए, ये जो छा छत्री का है ये क और सा से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है, का और सा से। शुद्ध व्यंजन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध व्यंजन वो होता है जिसके नीचे क्या लगा हो, हलंत लगा हो। तो ये का और सा से मिलकर बना है। त्रा जो है वो किससे मिलकर बना है, ता और रा से मिलकर बना है, ता और रा से मिलकर बना है। तो यहीं पे देखिए का और सा, छ, इसमें कौन सी मात्रा लगी है, एक ही, तो छे, और यहाँ पे ये ता और रा होके क्या हो गया, त्रा, तो ये हो गया क्षेत्र। आई बात समझ में? ये जो ज्ञा है ये किससे मिलकर बना है, जा और या से मिलकर बना है। ये जो स्रा है ये किससे मिलकर बना है, सा और रा से मिलकर बना है। यहीं से कई बार सवाल आ जाता है कि हिंदी शब्दकोश में ये जो छा है ये कहाँ मिलेगा। इंग्लिश डिक्शनरी तो खोली ही होगी, इंग्लिश डिक्शनरी से हमने वर्ड देखे ही होंगे, हिंदी तो नहीं देखी होगी क्योंकि लगता है कि सब बनता है और इसी चक्कर में गड़बड़ हो जाता है ना। तो इंग्लिश डिक्शनरी भी खोली होगी तो एक अल्फ़ाबेटिकल चलता है सीरीज वहाँ पे कि ये है फिर इसके बाद ये आएगा। तो वैसे ही अगर पूछें कि ये जो छा है ये कौन सी लाइन में आएगा, तो ये कौन सी लाइन में आएगा, का वाली लाइन में आएगा। आई बात समझ में? कौन सी वाली लाइन में आएगा, का वाली लाइन में आएगा, है ना। ये नहीं कर दीजिएगा कि हिंदी डिक्शनरी में किसके बाद बोला तो हा के बाद बोल दिए, तो वो गलत है क्योंकि ये छा किससे मिलकर बन रहा है, का से मिलकर बन रहा है। आई बात समझ में? जैसे अगर कहें कि ये त्रा कौन सी लाइन में मिलेगा तो ता वाली लाइन में मिलेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? अब अगर कहें किसके बाद मिलेगा तो ये नहीं कह दीजिएगा अड़ा के बाद। यहां पे एक चीज समझिएगा कि ये जो देख रहे हैं ना अंग या अंग या अणा, इसकी खासियत ये है कि इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। तो हिंदी शब्दकोश में अगर बात करें त्रिशूल अगर हमको देखना है, त्रिभुवन देखना है, तो ये हमको किसके बाद मिलेगा, ढा के बाद मिलेगा। आई बात समझ में? ये ध्यान दीजिएगा। वैसे ही पूछेगा कि हिंदी शब्दकोश में ज्ञा कहाँ मिलेगा, तो ज्ञा कहाँ मिलेगा, जा वाली लाइन के बाद मिलेगा और किसके बाद मिलेगा, छा के बाद मिलेगा। आई बात समझ में? हिंदी शब्दकोश में स्रा कहाँ मिलेगा, तो सा वाली लाइन में मिलेगा और किसके बाद मिलेगा, वा के बाद मिलेगा। तो आई बात समझ में? तो ये संयुक्त व्यंजन है, ये है ही नहीं। तो व्यंजनों की संख्या बोल रहा है कितनी है, तो हमने 52 में से 13 माइनस कर दिए तो हो गए 39। ये चार तो अस्तित्व में ही नहीं है, तो 39 में से 4 हमने फिर माइनस किया, 39 में से हमने 4 माइनस किया तो कितने हो गए, 35। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 35 हो गई ना। तो नहीं दद्दा, यहां पे समझो, ये डा और ढा हमने 2 बार गिना था, 2 बार गिना था ना, तो ये 2 भी माइनस करिए, तो 35 में से 2 माइनस होंगे तो व्यंजन कितने हो गए, 33। तो व्यंजन कितने हो गए, 33 हो गए। आई बात समझ में? तो स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी, 52। क्लियर है बात? यहां पे क्लियर है ना? यहां तक समझ में आया? चलिए
अब अगर हम बात करें तो स्वरों के हमको क्या देखने हैं, प्रकार, क्योंकि अब एक एक करके अपन स्टेप पढ़ेंगे। तो स्वरों के अगर हम प्रकार की बात करें तो पहला देखें, स्वरों के हम क्या देख रहे हैं, प्रकार देख रहे हैं, स्वर अब पढ़ रहे हैं। तो स्वर की डेफिनेशन अपन ने देख लिया था, जो स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं। अब स्वर की बात करें तो उच्चारण एवं मात्रा के आधार पर स्वर, उच्चारण एवं मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। प्लस यहाँ पे हम स्वर भी लिख लेते हैं, अ ई उ ऋषि, ए ऐ ओ औ। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे अम और अह तो है ही नहीं, तो उच्चारण एवं मात्रा की दृष्टि से स्वर के प्रकार की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरी की बात करें तो तीसरा है विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर, ठीक है। अब वही है डेफिनेशन। तो ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन क्या होगी, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे। नाम से ही समझ में आ रहा है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब छोटा। और ये चैप्टर छंद में बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। छंद में जो मात्राएं गिनते हैं ना हम, तो यहां पे ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का बड़ा रोल है। आई बात समझ में। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे। आई बात समझ में। विलुप्त स्वर क्या होता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे। तो ये हो गई डेफिनेशन। तो अब किनके उच्चारण में कम समय लगता है, तो नॉर्मली अगर पढ़ रहे हैं तो कई बार अगर कहें कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से, तो बहुत अच्छे से बोल देंगे हम, अ ई उ ए ओ, ऐसे ही हो जाएगा, है ना। तो कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ए ओ, ऐसे ही है ना। तो नहीं भैया, यहाँ पे समझो, अपने ज़्यादा हो तो बचपन के दिनों को याद कर लीजिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि, ए ऐ ओ औ। कभी पढ़ा है क्या आपने छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ? नहीं पढ़ा ना। तो जब नहीं पढ़ा तो फिर छोटा उसको क्यों बना रहे हो, वो तो है ही नहीं। आई बात समझ में। प्लस यहाँ पे एक चीज और समझो, यहाँ पे आपसे पूछे कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मूल स्वर। तो मूल स्वर याद रखना, मूल स्वर होते हैं कौन, अ ई उ और ऋषि। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, आ ई उ और ऋषि। कौन से वाले, छोटे वाले। दूसरा यहां पे आपसे पूछे कि मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, तो मूल दीर्घ स्वर हैं, यहां छोटा है तो यहां पे क्या हो गया, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और ऋषि। ये मूल स्वर भी है और मूल दीर्घ स्वर भी है, ये याद रखना। और कंफ्यूजन हो रहा होगा तो जब हम संधि पढ़ेंगे उसमें एक संधि है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो उस वहां पे ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वहां पे ये आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब संधि में एक हम पढ़ेंगे अपन गुण स्वर संधि। एक कौन सी संधि पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि क्या कहता है कि सभी समझिएगा, है ना, आ और आ का मेल जब ई
और ई से हो तो क्या बनता है, ए बनता है। आ और आ का मेल जब ऊ और ऊ से हो तो क्या बनता है, ओ बनता है। आई बात समझ में, ये भी दो वर्णों से मिलकर बन रहा है। वैसे एक और संधि हम पढ़ेंगे, वृद्धि स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे हम, वृद्धि स्वर संधि। और वृद्धि स्वर संधि क्या कहता है, जब आ और आ का मेल ए और ऐ से हो तो क्या बनता है, ऐ। आ और आ का मेल जब ओ और औ से हो तो ये क्या बनता है, औ। तो अगर आप बात करें इन चारों की, ए ऐ ओ औ, तो ये भी क्या है, दो वर्णों से मिलकर बन रहे हैं। दो वर्णों से मिलकर बन रहे हैं ना। और दो वर्णों से जब मिलकर बन रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, संयुक्त स्वर। ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, संयुक्त स्वर, है ना। ये क्या कहलाएंगे, संयुक्त स्वर कहलाएंगे। तो संयुक्त स्वरों की डेफिनेशन क्या होगी, जो स्वर दो स्वरों की सहायता से जिनका निर्माण होता है वही कहलाएंगे संयुक्त स्वर। और वो कौन कौन से हैं, ए ऐ ओ और औ। और जब ये संयुक्त स्वर हैं तो क्या ये छोटे होंगे, नहीं होंगे। आई बात समझ में, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे याद रखने की, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ए ऐ ओ औ। वैसे ही आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो वो हैं छ, त्र, ज्ञा और स्र, है ना, है कि नहीं। अब तीसरा यहीं से एक क्वेश्चन निकल सकता है ना कि वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 8। क्योंकि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी, 4। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी, 4। तो संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी, 8। आई बात समझ में, क्लियर है। तो उच्चारण एवं मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार, तो अ ई ई उ ऋषि, ए ऐ ओ औ महा। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, तो छोटा, छोटी, छोटा उ और ऋषि, याद रखेंगे। क्लियर है, छोटा, छोटी, छोटा उ और ऋषि। और ज्यादा हो तो ये ऐसे याद रख लो कि मूल स्वर ही क्या है, ह्रस्व स्वर। मूल स्वर ही क्या है, ह्रस्व स्वर। तो कौन कौन से हैं, तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होंगे, अ, छोटा, छोटी, छोटा उ और ऋषि। दीर्घ स्वर कौन कौन से होंगे, तो इनको छोड़ के बाकी बचे पूरे, तो वो कौन कौन से हो गए, बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ। क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है बात। अब यहां पे बात करें तो प्लुप्त स्वर कौन से, तो अब कौन से प्लुप्त स्वर, क्या, तो 90s की मूवी, डेफिनेशन तो बहुत इजी है कि जिनका उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे। तो 90s की मूवी याद रखेंगे, जब हीरोइन हीरो को बुलाती है, मान लीजिए हीरोइन का नाम है श्याम, और मान लो हीरो जा रहा है, वो बुला रही है, तो कैसे बुलाती, श्याम, चिल्लाती है ना, या गैया जैसे बोलती है, वैसे आप बोल के देख लीजिएगा। तो उसने खींचा, आपने कॉमिक्स पढ़ा होगा या 90s की मूवी देखो, तो हीरो जब हीरोइन को मारता है तो गुंडे को, हीरोइन को नहीं, गुंडे को, तो जब वो गुंडे को मारता है तो ढिशुम ढिशुम की आवाज आती है। तो देखिए साउंड में तो हमको सुनाई देता है, अब वही अगर आप कॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें कैसे, क्योंकि वर्ण में भी तो हमको, शब्दों में भी तो हमको लिखना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि जैसे अगर श्याम लिखा तो कैसे, ऐसे लिखेंगे, श्याम। आई बात समझ में। जैसे अगर ढिशुम लिखा होगा तो ये आपने पढ़ा होगा, अगर कॉमिक्स पढ़ी होगी तो ढिशुम। आई बात समझ में, क्लियर है बात इतनी।
क्लियर है ना? ठीक है, तो हम ही आपने क्या पढ़ा कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला की अगर बात करें तो हमने इकाइयां पढ़ी, वर्णमाला की डेफिनेशन देखी, वर्णमाला के वर्णों की संख्या देखी, स्वरों की संख्या देखी, व्यंजनों की संख्या देखी, संयुक्त व्यंजन देखे। क्योंकि ये मैं आपको छोटे छोटे वीडियो लेके आऊँगा और डेली के बेसिस पे रहेगा, आप डेली बनाइएगा इसके नोट्स और प्रॉपर वे में इतना करते चलिए, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके हिंदी में आपका स्कोर अच्छा जाएगा और हम सिलेक्शन जरूर लेंगे। क्लियर है? मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।